अब हम कवर करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 43A। सर सेक्शन 43A देखो ये सिंपली बात करता है कि अगर हमने कोई एसेट एक्वायर करी थ्रू फॉरेन करेंसी, किसी फॉरेन कंट्री से थ्रू फॉरेन करेंसी लोन, मतलब मैंने कोई एसेट परचेज करा लोन लेके, और लोन कहाँ से लिया है, लोन आउटसाइड इंडिया से लिया है, मतलब किसी फॉरेन करेंसी में लिया है, किसी फॉरेन करेंसी में लोन लिया है। अगर ऐसा केस होता है तो इस केस में क्या होता है, तो देखो ये सिंपल सी बात कहता है, अगर आपने क्या करा, कोई पर्सन है जिसने किसी फॉरेन करेंसी में लोन लिया, क्यों लिया, कोई एसेट परचेज करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो लोन रीपे करेगा, जब वो लोन रीपे करेगा तो उस वक्त उसे या तो एक्सचेंज गेन होता है या फिर एक्सचेंज लॉस होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी वो चेंज होते रहते हैं। तो जब हम लोन एक्चुअल में रीपे करते हैं तो उस वक्त हमें एक्सचेंज गेन होता है या फिर एक्सचेंज लॉस होता है। तो वो जो भी हमें एक्सचेंज गेन होगा या फिर लॉस होगा, हम उसे कॉस्ट ऑफ मशीन में से ही एडजस्ट करेंगे, ना कि कहीं और लेके जाएंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर कोई पर्सन की फॉरेन करेंसी लोन के थ्रू मशीन पर कोई एसेट परचेज करता है और जब वो लोन रीपे करता है तो रीपे के टाइम उसे या तो एक्सचेंज गेन होगा या फिर एक्सचेंज लॉस होगा, और जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस होगा वो हम सीधा मशीन की कॉस्ट में से ही एडजस्ट करेंगे। अब सर इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल सिंपल साधा है, मिस्टर ए है, उन्होंने परचेज करी एक प्लांट मशीनरी फॉर $1,00,000, ठीक है, $1,00,000, देखो डॉलर में मशीन ली, ऑन 16 जुलाई 2023, ठीक है, फ्रॉम यूएस से, किसी यूएस अमेरिका जाके, और सप्लायर क्रेडिट पे, और जिससे मशीन ली थी यूएसए के बंदे से मशीन ली थी तो उससे ले लिया लोन, कितने का, $1,00,000 का, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करनी है टू सप्लायर को, कैसे सर, एक करनी है 15 फरवरी 2024 में $40 की, $40,000 की, और एक 19 अक्टूबर 2024 में $60,000 की। अब मुझे इस पे निकालने की कैसे डेप निकालूंगा, मतलब कैसे एडजस्ट करूंगा, ये बात उसने पूछी, और मुझे नीचे एक्सचेंज रेट दे दी जिस दिन मशीन ली थी और जिस दिन दो पेमेंट मैंने करी उस दिन के, ठीक है। सबसे पहले समझो, जब हम मशीन खरीद के लाते हैं तो उस दिन हम क्या एंट्री पास करते हैं, उस दिन हम किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। देखो कुछ ओपनिंग डब्ल्यूडी भी कुछ था नहीं क्योंकि पहली मशीन ही है। अब जब मशीन खरीद के लाया तो मैं मशीन की कॉस्ट ऐड करूंगा। सर कैसे निकालूंगा, मैं कितने की लाया, $1,00,000, बट मैं ये बुक्स मैं इनकम टैक्स कहाँ पे लगाना सर, इंडिया में, तो मुझे वैल्यू इंडियन रुपीज में चाहिए। तो मैं $1,00,000 को मल्टीप्लाई करूंगा जो जिस दिन परचेज करा उस दिन क्या एक्सचेंज रेट था, सर 70 का, तो 70 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1,00,000 इंटू 70, ये मुझे इंडियन रुपीज में वैल्यू आ गई 70 लाख। अब मैंने कुछ मशीन तो सेल वेल करी नहीं, तो ये आ गया 0, अब ये आ गई है। अब सर मैं देखो, मैं एक्चुअली डेप की कैलकुलेशन कर रहा हूँ 23-24 के लिए, तो 31 मार्च 24 को। अब देखो 31 मार्च 24 तक क्या आपने कुछ पैसा रीपे करा है, हाँ सर ये करा है 15 फरवरी 24 को। तो हमने कितना रीपे करा है, सर हमने रीपे करा है $40,000। देखो जब मैंने लोन लिया था तब एक्सचेंज रेट क्या था, 70। अब मैं जब रीपे करूं तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, 78, तो सब बढ़ गया। तो मुझे $1 पे करने के लिए 78 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जबकि पहले मुझे 70 देने पड़ रहे थे। तो मुझे नुकसान होगा या गेन, सर लॉस होगा, क्योंकि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। सर कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो मैं कहूं तो मुझे 78 माइनस 70, तो मुझे $8 पर डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे। तो $40,000 पे कितने देने पड़ेंगे, तो 8 इंटू 40,000, आंसर आएगा 3,20,000। तुम्हें 3,20,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। समय लॉस क्यों हो गया, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया। जो आपको $1, देखो हमें कितने डॉलर देने, हमें $40,000 देने हैं। पहले आपको $40,000 को पे करने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ते थे, $1 के 70 रुपए। बट अब मैं 15 फरवरी 24 को पे करूँ और इस दिन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, 78, तो मुझे $1 के लिए $8 ज्यादा देने पड़ेंगे। तो $8 ज्यादा देने पड़ेंगे $1 के ऊपर, तो $40,000 पे कितने देने पड़ेंगे, $3,20,000। ये क्या हो गया, लॉस। अब जो ये 3,20,000 का लॉस हुआ है, मैं इसे यहाँ मशीन की वैल्यू में ही ऐड कर दूंगा। मैं क्या मानूंगा, ये मशीन की कॉस्ट ही है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा ये, और सब इस पे फिर 15% के रेट से डेप लगाऊंगा, और ये आएगा फिर क्लोजिंग डब्ल्यूडी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लॉस को मुझे यहीं पे एडजस्ट करना है। और ये चीज ध्यान देना, ये आप लॉस एडजस्ट करोगे जब एक्चुअल में पे करोगे। मैंने 15 फरवरी को एक्चुअल में लोन की रीपेमेंट करी थी, तो उस वक्त जो गेन लॉस है वो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब सर आपका देखो हमारे क्लोजिंग डब्ल्यूडी आ गई, ये बन गई अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडी भी 24-25 की। कोई ना मशीन बेची ना खरीदी तो वैल्यू ये आ गई। अब आपका ध्यान दियो, मैंने एक बार और लोन रीपे करा था,
ये मैंने 24-25 में रिपे करा था 19 अक्टूबर को 67। तो कितने डॉलर पे करे थे? $60,000। अब बात समझो, जब मैंने लोन लिया था तब मुझे $1 के बदले 70 देने पड़ रहे थे, बट अब जब मैं $60,000 पे कर रहा हूं तो मुझे 67 देने पड़ेंगे, तो मुझे ₹3 कम देने पड़ेंगे। समझे? पहले कितने देने, जब मैंने लोन लिया था तब मुझे क्या लगा था, मुझे $70 देने पड़ेंगे $1 के लिए, बट अब एक्चुअल में कितने देने पड़े? 67, 19 अक्टूबर को। तो यहाँ मुझे ₹3 का फायदा हो गया। तो ₹3 का फायदा हुआ कितने डॉलर पे सर? $60,000 पे करो तो $60,000 पे, तो 3 इंटू 60,000 आ गया 1,80,000 आ गया। ये आपको फायदा, ये गेन है। समझ में आया गेन क्यों है? सर समझ में आ रहा है? देखो, तो गेन है तो अब गेन यहाँ से माइनस करोगे, आप कहोगे मुझे फायदा हो गया तो मेरी कॉस्ट कम हो गई, तो ये आ गई वैल्यू। आप फिर इस पे टैप लगाओगे। तो समझे? अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्या मैं इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप लोन एक्चुअल में रिपे करोगे तो उस वक्त देखो कितना फायदा नुकसान है। अगर नुकसान है तो मशीन की वैल्यू में ऐड कर दो, अगर गेन है तो मशीन की वैल्यू में से कम कर दो। इस बात का ध्यान रखना। तो यही था सेक्शन 43A जो हमने अच्छी तरह कवर कर लिया। देखो, पीजीबी में लास्ट टॉपिक बचा है जहां से बेसिकली एमसीक्यू बन सकते हैं। सर स्पेकुलेटिव बिजनेस। पहला तो सर स्पेकुलेटिव बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? देखो, स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, सिर्फ फ्यूचर डेट पे नेट सेटलमेंट होता है। सर इसका एग्जांपल समझाओ। हाँ सर, क्या हुआ, मैंने फ्यूचर डेट पे मैं बंदे कॉन्ट्रैक्ट करा कि मतलब फ्यूचर में आके 1 लाख यूनिट परचेज करूंगा, कितने में? ₹80 में। ठीक है। अब सर जिस दिन मुझे परचेज करना था उस दिन मानो इसका रेट बढ़ गया ₹82। कितना रेट हो गया सर? ₹82। अब सोचो, मैंने, तो अब देखो चीज का मार्केट में रेट क्या है? 82। मुझे, मैं चीज कितने परचेज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है 80। तो आपको समझ में आ रहा है, मुझे 2 पर यूनिट का क्या हो गया? फायदा हो गया, क्योंकि मुझे ₹82 की चीज ₹80 में मिल गई। तो मुझे ₹2 पर यूनिट का फायदा हो गया। तो 1 लाख यूनिट पे कितना फायदा हो गया? बेसिकली 2 लाख रुपए का। अब सर एक ऑप्शन क्या है, मानो मैंने जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करा है मैं उससे 1 लाख यूनिट ₹80 में लूं और फिर मार्केट में जाके ₹82 में बेच दूं, ऐसे में 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ। या फिर मैं उस बंदे से कहूंगा, देख मैंने तुझसे कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं तुझसे ये 1 लाख यूनिट ₹80 में ले सकता हूँ, बट हमें पता है मार्केट में ये कितने बेच सकता हूँ? 82 में। तो एक काम का, मैं तुझसे यूनिट लूंगा ही नहीं, तो सीधा मुझे 2 लाख रुपए पे कर और ये यूनिट तेरी, मुझे तो यूनिट चाहिए ही नहीं। क्योंकि एक ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुझसे यूनिट लूं ₹80 में और फिर तुझे भेज दूं ₹82 में, तो या तो मैं ऐसे 2 लाख का फायदा कमा सकता हूँ, या इससे बेटर क्या है, तू मुझे सीधा 2 लाख रुपए पे कर और कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं खत्म। तो सर ये होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, जिसमें एक्चुअल डिलीवरी तो बाद में हुई नहीं, सिर्फ फ्यूचर डेट पर हमने नेट सेटलमेंट कर लिया कि किसका फायदा नुकसान। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसे स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं, और अगर ऐसा हम कुछ कर रहे हैं तो ये एक सेपरेट बिजनेस माना जाता है और इसकी पीजीबी इनकम निकलती है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। अब सर कुछ चीजें स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मानी जाती, और देखो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, तो ध्यान रखना सर स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या नहीं है। अगर आप कोई हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होता है। आप कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सर वो नहीं होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर हम कोई डेरिवेटिव में डील करते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो सर वो नहीं होता है। और चौथा, मैं किसी एग्रीकल्चर डेरिवेटिव में कर रहा हूँ थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे सीटीटी पे है, तो ये भी सर स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जहां से बेसिकली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना।